अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन फार्मेसी एजुकेशन विद इरम अख्तर। ये वो चैनल है जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उम्मीद है कि वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आप वीडियोस को लाइक भी करे होंगे, शेयर भी करे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल और फिटनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को रीड करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा फेसबुक पे मेरा पेज है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसमें आपको ये सारी वीडियोस और मेरे सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अस्थमा, जिसमें हम कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे अस्थमा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अस्थमा। अस्थमा वो कंडीशन है जिसमें हमारी सांस लेने की जो गुजरगाहें होती है वो तंग हो जाती है, उसमें सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा बलगम बनना शुरू हो जाता है और खांसी होती है और एक साउंड प्रोड्यूस होता है विस्लिंग जैसा जब हम सांस लेते हैं। उसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। ट्रिगर फैक्टर्स वो कौन से फैक्टर हैं जिनसे अस्थमा मज़ीद बढ़ सकता है, जिसमें नंबर 1 पे है एलर्जिक इन्हेलेशन, मतलब एक ऐसी चीज़ इन्हेल करना है जिससे आपको एलर्जी हो। वो क्या हो सकते हैं? वो कोई एनिमल्स भी हो सकते हैं या हमारे घरों में जो डस्ट होती है उससे भी हो सकता है, कॉकरोचेस हो सकते हैं, पोलन्स हो सकते हैं। सेकंड पे है एयर पोल्यूटेंट्स, जिसमें हो सकता है आपको किसी परफ्यूम से एलर्जी हो, कोई फ्यूम्स ऐसे हो जिससे आपको एलर्जी हो, ऑक्सीडेंट मौजूद हो या फिर सिगरेट की जो स्मोक होते हैं उससे भी एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा कोई आपको वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, साइनाइटिस हो सकता है। एक्सरसाइज की वजह से भी अस्थमा और बढ़ जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक फैक्टर है जो और मज़ीद बढ़ा देता है अस्थमा को। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो अस्थमा को और प्रोवोक कर देती हैं, जिसमें नंबर 1 पे है एस्पिरिन, एनसेड्स या फिर कोई बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स हों। इसके अलावा जहाँ आप काम कर रहे हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसे मेटल हों, वुड हों या कोई वेजिटेबल डस्ट हो या फिर केमिकल्स मौजूद हो या प्लास्टिक हो जिससे आपको एलर्जी हो। इसके अलावा कोई ऐसे फूड एडिटिव्स भी होते हैं जिससे एलर्जी हो सकती है। टाइप ऑफ एस्थमा, जिसमें नंबर 1 पर है एलर्जिक एस्थमा। इसमें हम स्पेसिफिक एलर्जन को जब हम इन्हेल करते हैं तो इंड्यूस हो जाता है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें इन्वॉल्व होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसकी वजह से IgE एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो। नंबर 2 पे आता है नॉन एलर्जिक एस्थमा। ये तब होता है जब हम हवा में मौजूद कोई ऐसा इरिटेंट सब्सटेंस इन्हेल कर लेते हैं जिसकी वजह से वो हमारे एयरवे में जाके कॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाता है और इन्फ्लेमेशन भी करवा देता है। थर्ड पे आता है मिक्स एस्थमा। मिक्स एस्थमा में कॉम्बिनेशन होता है एलर्जिक का भी और नॉन एलर्जिक एस्थमा का भी। ये बहुत ही कॉमन टाइप का एस्थमा है। फोर्थ पे आता है कफ वेरिएंट एस्थमा। इस एस्थमा में सांस लेने में दुश्वारी तो नहीं होती लेकिन खांसी ज़रूर रहती है मुसलसल। आता है एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा। ये तब होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। 6 पे आता है नॉक्टर्नल एस्थमा। ये वो एस्थमा है जिसमें सिम्टम एस्थमा के बढ़ जाते हैं रात के वक्त। वो कौन से फैक्टर हैं जो इसको ट्रिगर कर सकता है? वो हो सकता है वो हार्ट बर्न हो, कोई डस्ट हो या कोई पालतू जानवर हो। इवन कि आपका नॉर्मल स्लीप साइकिल भी इसको ट्रिगर कर सकता है। लास्ट में आता है ऑक्यूपेशनल एस्थमा। ये वो एस्थमा है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो सकता है वहाँ पे ऐसे कोई डस्ट हो, डाइस हो, फ्यूम्स हो, गैसेस हो, जिससे आपको एस्थमा हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ एस्थमा, जिसमें सबसे पहले है वीजिंग, मतलब एक गरगराहट की आवाज़ आती है, खांसी बहुत आती है स्पेशली रात के वक्त या फिर हम जब हंस रहे हों या एक्सरसाइज कर रहे हों। सीने में एक टाइटनेस फील होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल आती है, बात करने में भी मुश्किल होती है। डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा, जिसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की कि इनके फैमिली मेम्बर्स में किसी के पास हिस्ट्री तो नहीं एस्थमा की। इसके अलावा फिज़िकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, मतलब ब्रीदिंग चेक करते हैं स्टेथोस्कोप के साथ। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, एलर्जी स्किन टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें हम इज़ेनोफिल्स देखते हैं और एंटीबॉडी IgE देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, अगर हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर एस्थमा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं। इसके अलावा इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं जिसमें बेक्लोमिथासन, ब्यूडोसिनाइड, फ्लूटिकासोन वगैरह हैं। इसके अलावा ब्रोंकोडायलेटर देते हैं और इसके साथ साथ लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट देते हैं। ये रिलैक्स करता है स्मूथ मसल को, जिसमें एग्जाम्पल है फॉर्मेटेरॉल, सेल्मेटेरॉल एंड विलाइंटेरॉल। इसके अलावा थियोफाइलिन देते हैं जो कि रिलैक्स करवाता है हमारी एयरवे की स्मूथ मसल को।
क्विक रिलीफ मेडिकेशन यानी वो दवाइयाँ जिनसे फ़ौरन ही आराम आ जाए, जिसमें फ़र्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होती है वो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट होती है, जिसकी एग्जाम्पल में एल्बिटोरॉल एंड एपिनेफ्रीन आते हैं। इसके अलावा एंटी कोलिनर्जिक भी देते हैं, जिसमें इप्राटोपियन जो कि एट्रोवाइन के नाम से आता है, ये ओपन करता है हमारी एयरवेज को। इसके अलावा ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, जिसकी एग्जाम्पल में प्रेडनिसोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन आता है, जो कि स्वेलिंग को कम करता है एयरवेज की। ऑल फ्रॉम माय टॉपिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।